गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर 14। चैप्टर 14 का पार्ट 1 हम पहले स्टडी कर चुके हैं, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 14। Thus water in the form of vapor goes into air by evaporation and the transpiration forms cloud and then comes back to the ground as rain, hail और snow। तो देखिए क्या होता है, वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन किसके कह रहे हैं हम, वेपर और वेपोरेशन। तो वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु में चला जाता है, बादल बनते हैं और वर्षा, ओले और हिम के रूप में जल पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाता है। आता है हमारा पॉइंट 14.4 बैक टू द ओशन। अब वापस ओशन में जाना, यानी कि ओशन कहते हैं महासागर की ओर जाना। What happened to the water that rain and snow bring to different regions of earth? Almost all land surface are above the level of ocean. Most of the water that falls on the land as rain and snow sooner or later goes back to the ocean. This happens in many ways. Snow is the mountain melts into water. This water flows down the mountain in the form of stream and rivers। तो देखिए वो क्या होता है कि वर्षा और हिम के रूप में पृथ्वी के जो विभिन्न भागों में जल आ जाता है। प्रायः समस्त भूपृष्ठ महासागरों के तल से ऊंचे होते हैं। वर्षा और हिम के रूप में भूमि पर गिरा अधिकांश जल अंततः महासागरों में वापस चला जाता है। ये विभिन्न ढंगों से होता है। पर्वतों पर बर्फ जब पिघल जाती है तो ये जल पहाड़ों से झरनों और नदियों के रूप में नीचे गिरता है। कुछ जल जो वर्षा के रूप में होता है वह अधिकांशतः नदियां भूमि पर लंबी दूरी तय करता है और अंततः किसी समुद्र या महासागर में गिर जाता है। तो वर्षा का जल भी झीलों तथा तालाबों को भर देता है। वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा भी सोख लिया जाता है। So absorbed by the ground and the streams of the disappear on the soil. Some of this water is brought back to the air by process the evaporation and transpiration. The rest seeps into the ground. Most these water becomes available to us as ground water. तो जो ground water के हिंदी में कहते हैं भौम जल, तो जो हमारा जल का अधिकांश भाग हमें भौम जल के रूप में उपलब्ध हो जाता है। कुओं का भरण भौम जल में से ही होता है। इसी प्रकार कुछ झीलों के जल का स्रोत भी भौम जल से ही होता है। हैंडपंप है, हमारे नलकूप हैं, उनको जो खींचा जाता है जल भौम जल से ही आता है। जिन क्षेत्रों में अधिक हैंडपंप या नलकूप उपयोग होते हैं वहां पर भौम जल प्राप्त करने के लिए हमें गहरी खुदाई करनी होती है, तभी पानी ऊपर आ पाता है। अब इसमें पहेली को एक दिमाग में क्वेश्चन आया। पहेली wants to share to concern with you in those areas where the land has little or no vegetation. The rainwater flows away quickly. Flowing rainwater also takes the top layer of the soil away with it. There are few areas where most of the land is covered with concern this reduce the seepage of rainwater। तो पहेली के दिमाग में एक चिंता में आपसे बांटना चाहती है कि उन क्षेत्रों में जब भूमि पर वनस्पति बहुत कम है या बिल्कुल भी नहीं है, वहां वर्षा का जल शीघ्र बह जाता है। बहुत से ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर अधिकांश जमीन कंक्रीट से ढकी हुई होती है। ऐसी भूमि में जल का रिसाव बहुत कम हो जाता है। वर्षा का बहता जल अपने साथ मृदा के ऊपरी पृष्ठ को भी बहा ले जाता है। तो स्टूडेंट्स आइए अब आगे हम चलते हैं, स्टडी करते हैं कि वही भूमि की सतह पर वर्षा रूपी जल ओलों और भूमि के रूप में महासागरों में कैसे पहुंच जाता है। तो इसलिए किस तरह से पहुंच जाता है इसके बारे में स्टडी करते हैं। 14.5 में व्हाट इज द रेन हैवीली, जब अधिक तेजी से बारिश आती है उस समय वर्षा का पानी कहाँ जाता है। यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा उसके बारे में स्टडी करेंगे। आपने देखा होगा जब वर्षा का समय होता है तो संसार के कुछ भागों में पूरे वर्ष वर्षा ही होती रहती है।
जबकि ऐसे स्थान भी है जहां पर वर्षा कुछ दिनों के लिए होती भी नहीं है। हमारे देश में अधिकांश वर्षा मानसून में के मौसम में होती है। विशेषतः गर्मी के गर्म दिनों में के बाद वर्षा हमें राहत प्रदान करती है। बहुत सी फसलों का बोया हुआ मानसून के आने पर ही निर्भर करता है। तो इसमें क्या करेंगे, झीलों और तालाबों का जल स्तर बढ़ रहा है। आपको अपनी नोटबुक में ये वाटर साइकिल का डायग्राम सुंदर तरीके से बनाना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है हमारा द सेंस ऑफ द फ्लडेड एरिया। तो फ्लडेड एरिया होता है, फ्लड कहते हैं बाढ़ को। जब बाढ़ आती है उसके लिए हमारे क्या सेंस यूज होने चाहिए। तो रेन्स में लीड द टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर्स, lack of ponds, the water may then spread over large areas causing flood the crop field, forest, village and cities may get submerged by water। फिगर 14.11 में आप देख रहे हैं, in our country flood cause animals, property and human life। During flood the animals living in water also get carried away with the water। They often get trapped on land areas and die when flood water recedes। Rain also affect the animals living the soil। तो देखिए क्या होता है कि आप इसमें देखेंगे कि जब जल में रहने वाले जीव भी प्राय बाढ़ का जल उतरता है तो ये जीव थल भाग में फंस करके मर जाते हैं। वर्षा होने पर भी रहने वाले जीवों को भी प्रभावित करती है। 14.6 में व्हाट हैपन इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तो देखिए क्या होगा यदि काफी समय तक वर्षा नहीं होगी। कैन यू इमेज what would happen if it does not rain in the region for a year or more? The soil continues to lose water by evaporation and transpiration since it is not being brought back the rain। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी क्षेत्र में एक वर्ष या उससे अधिक समय तक वर्षा न हो तो क्या होगा। वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन द्वारा लगातार जल की क्षति होती रहती है क्योंकि यह वर्षा द्वारा वापस नहीं लाया जा सकता है, इसलिए मृदा सूख जाती है। उस क्षेत्र के तालाबों और कुओं में जल का स्तर गिर जाता है और उसमें से कुछ सूख भी जाते हैं। भूमि जल की भी कमी हो जाती है, इसमें सूखा पड़ सकता है। अब सूखे की स्थिति में आने पर क्या होगा कि खाद्य और चारा प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब पानी की कमी होगी तो कहां से हमारे चारा वगैरह तैयार होगा। करीजा आपने हमारे देश या संसार के कुछ भागों में पड़े सूखे के बारे में सुना होगा। क्या आपको जानकारी है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन परिस्थितियों में पशुओं और वनस्पति का क्या होता है, आपने पेरेंट्स के साथ या अपने नेबर के साथ इस बारे में जरूर डिस्कस करेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 14.7। 14.7 है हमारा हाउ कैन वी कंजर्व वाटर। हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। तो only a small fraction of water available on the earth is fit for use of plant, animal and human. Most of the water is in the ocean and it cannot be used directly. When the level of the ground water decrease drastically, this cannot be used anymore. The total amount of water on earth remain the same, but the water available for use is very limited and is decreasing with our uses। तो देखिए क्या होता है कि पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भाग ही हमारे पौधों को, जंतुओं को और हमारे मनुष्यों को के प्रयोग के लिए उपयुक्त होता है। अधिकांश जल महासागरों में है जिसे सीधे ही उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। जब भूमि जल का स्तर अत्यधिक गिर जाता है तब भूमि जल का अधिक उपयोग नहीं कर पाते हैं। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा एक समान रहती है परंतु उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा अत्यधिक सीमित होती है और अति उपयोग के कारण घटती ही जा रही है। अब देखिए द डिमांड फॉर वाटर इन इंक्रीजिंग डे बाय डे। जल की मांग प्रतिदिन इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर द इंक्रीज विद राइजिंग पॉपुलेशन। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ
जल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ गई है। बहुत सारे सिटीज में, टाउन्स में लंबी कतारों को दिखना एक साधारण दृश्य है। खाने की वस्तुओं के उत्पादन उद्योगों में भी जल की अधिक मात्रा का प्रयोग हो रहा है। इन्हीं कारणों से संसार के बहुत से भागों में जल की कमी हो गई है। इसलिए आवश्यक है कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। हम सावधानी बरतें जिससे जल व्यर्थ न जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा 14.8 रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है हमारा, तो कि वर्षा के जो जल है, वर्षा के जल का कैसे हार्वेस्ट करना, संग्रहण करना, कैसे उसको संग्रहित किया जाए। तो वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबल द वाटर इज हैवेस्ट। तो वर्षा के जल को एकत्र करना, उसका भंडारण, उसके बाद में प्रयोग करना, जल की उपलब्धता में भी वृद्धि करने का एक उपाय है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसे हम कहते हैं वर्षा जल संग्रहण भी कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र यह है कि जल जहां गिरे वहीं एकत्रित किया जाए। वर्षा के उस जल का क्या होता है जो ऐसे क्षेत्रों में गिरता है जहां अधिकांश क्षेत्रों में कंक्रीट की सड़कें और मकान होते हैं, ये नालियों में बह जाता है। क्या ये ऐसा नहीं है? इस प्रकार वर्षा जल का कुछ भाग बहकर नदियों या झीलों तक पहुंच जाता है, जो कि बहुत दूरी पर हो सकते हैं, क्योंकि ये जल हमारे चारों ओर भूमि में वापस ही के गया है। अतः इस जल को घरों में वापस लाने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने की नीड है। वर्षा जल संग्रहण करने के लिए हमें मेन पॉइंट पर ध्यान देना है। नंबर 1 है हमारा कि जो हमारी छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण है, इस प्रणाली में भवनों की छतों पर एकत्रित वर्षा के जल को भंडार टैंक में पाइपों द्वारा बचाया जाता है। इस जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण भी हो सकते हैं, जिन्हें उपयोग करने से पहले निष्पादित करना भी आवश्यक होगा। This water will come from the roof and the need filtering before it used. तो इस जल को भंडार टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइपों द्वारा जमीन में बने किसी गड्ढे तक ले जा सकता है, जहां से ये मिट्टी में रिसाव द्वारा भौम जल की पुनः पूर्ति करेगा। एक दूसरा विकल्प है कि सड़क के किनारे बनी नालियों, नंबर 1 ये भी ऑप्शन है हमारे पास। Another option is to allow water to go into the ground directly from the roadside drain that collect water। और दूसरा विकल्प ये भी है कि सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमि में सीधे पहुंचने दिया जाए। तो स्टूडेंट इसी के साथ आपका चैप्टर यहीं स्टॉप करते हैं। चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट टर्न पर आपको इस चैप्टर के नोट्स सेंड किए जाएंगे, सभी को अपने नोटबुक में वर्क करना होगा। तब तक आपको इस वीडियो को अच्छे से वॉच करना है, बुक से रीड करना है। थैंक यू एवरीवन।